गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ओके इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सिमी झा एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके लिए। मैं स्वस्थ हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। इस बीच हमने जो है पूरे गद्य खंड को खत्म किया। इससे पहले हमने पद्य खंड के भी प्रश्नों को देखा था। तो आज का जो हमारा सेशन है, जो मैराथन है, जिसमें हम पूरे प्रोज सेक्शन से जितने भी मैक्सिमम प्रश्न बन सकते हैं जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी साबित होंगे, उन सभी प्रश्नों को लेके मैं आई हूँ। गुड इवनिंग सुहानी, मिराज गुड इवनिंग, आदित्य गुड इवनिंग, नेहा, अहमद गुड इवनिंग, आयुष, सबको एक साथ गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अनामिका, सबको एक साथ गुड इवनिंग। सब लोग जुड़ जाइए, फटाफट अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सेशन को ज्वाइन कर सके और हम सब साथ में पढ़ाई कर सके। सब लोग जुड़ जाइए और हाँ, सेशन को लाइक भी करते रहना है, शेयर भी करते रहना है बीच बीच में। आज का जो मैराथन है उसमें पूरे प्रोज सेक्शन से जो भी प्रश्न बन सकते हैं, जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे, उन सभी प्रश्नों को लेके आई हूं मैं आज। आप नए स्टूडेंट हैं अखिलेश, आपका स्वागत है। हमारी एकेडमी हर रोज 3 लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए अरेंज करती है। शाम में 6 से 7 अली सर उर्दू की क्लास लेते हैं, शाम में 7 से 8 मैं हिंदी की क्लास लेती हूँ और शाम में 8 से 9 आतिफ सर इंग्लिश की क्लास लेते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन कीजिए। साथ ही हमारी एकेडमी क्रैश कोर्स भी हमारी एकेडमी ने लॉन्च किया जो 1 अक्टूबर से चल रहा है। आप उसे भी जरूर ज्वाइन करें ताकि कम समय में आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकें। सैप हो चुका है, ऐप पे आप जाके चेक कीजिए। ऐप पे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तीनों ही खंडों से, पद्य खंड, गद्य खंड, व्याकरण, तीनों ही खंडों से सारे वीडियोस अवेलेबल हैं क्रैश कोर्स में। आप जाके उन्हें चेक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। फटाफट उत्तर दीजिए। जो जितनी जल्दी उत्तर देगा उसको मेरी तरफ से कुछ मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला है। मिलेगा जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। मौर्य, आप नए स्टूडेंट हैं, आपका स्वागत है। सुबोध, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे जाके कॉल कर लीजिए, वहां से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चे क्या नाम है आपका? भंडार। हमारे यहाँ भी तो फिजिक्स की क्लासेस नहीं हो रही है, बट बहुत जल्द हम लोग शुरू करने वाले हैं, मे बी नेक्स्ट सेशन से। विकी, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? सही उत्तर ऑप्शंस है रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश। सही उत्तर हो जाएगा जैसा काम वैसा परिणाम। प्रहसन जो है उसकी रचना बालकृष्ण भट्ट ने की है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मैराथन है, इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन कम करेंगे, बस क्वेश्चंस को देखेंगे। जब परीक्षा नजदीक होती है, हमारी आंखों की एक आदत होती है कि हम जिस चीज को देख लेते हैं ना, वो हमारे जहन में बसा रहता है। तो भले ही आपको फैक्ट्स याद ना हो, बट आप क्वेश्चन को देख के समझ सकते हैं कि हाँ, ये इसका उत्तर क्या होगा। तो अभी जो है कम समय में आपको यही थियोरी जो है इसी पैटर्न से समझना है, ठीक है? तो इसको याद रखेंगे। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है। बातचीत निबंध के जरिए, निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? बहस के जरिए, झगड़ा करके, बातचीत करके, हंसने से। तो बातचीत निबंध के अनुसार जो कुछ भी मवाद या धुआं जमा रहता है मन में, वो बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल जाता है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? विकल्प है देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट और सैनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट, देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट और सैनी प्रसाद भट्ट। सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है दमयंती स्वयंवर किस लेखक द्वारा रचित रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? विकल्प है चंद्र शर्मा गुलेरी, मलयज, बालकृष्ण भट्ट और भगत सिंह। तो दमयंती स्वयंवर की रचना, युवराज गुड इवनिंग, दमयंती स्वयंवर जो रचना है वो किनकी है? बालकृष्ण भट्ट की। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? यह एक एकांकी युग्म है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है अथवा ललित निबंध है? तो सही उत्तर हो जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत एक ललित निबंध है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुड इवनिंग नित्यानंद। तो मिराज ऐसे ही मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। हमारे हाथ में सिर्फ एक होता है, वो कहते हैं ना, एक श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो हमें सिर्फ आप कर्म कर सकते हैं, फल की चिंता नहीं करनी है, फल अच्छा ही होगा, फल अच्छा ही होगा। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? विकल्प है प्रसाद युग के, भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, स्वातंत्र्योत्तर युग के। तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग के लेखक हैं, निबंधकार हैं। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? विकल्प है विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने से बात करना। सही उत्तर हो जाएगा मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका होगा अवाक होकर अथवा अर्थात बिना बोले स्वयं से बात करना, बिना बोले अपने से बात करना जो है वह सबसे उत्तम तरीका है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता और प्रवाह। फटाफट उत्तर दीजिए। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है आत्मीयता। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? विकल्प है 23 जून 1884 ईस्वी को, 23 जून 1844 ईस्वी, 20 जुलाई 1902 ईस्वी और 18 सितंबर 1934 ईस्वी। फटाफट उत्तर दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? विकल्प है बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की और मैथिली शरण गुप्त की। सही उत्तर हो जाएगा संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है, जिसकी आलोचना की थी बालकृष्ण भट्ट ने। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। संयोगिता स्वयंवर रचना है श्रीनिवास दास की। अगला प्रश्न है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? विकल्प है नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव और परीक्षा गुरु। सही उत्तर हो जाएगा कि नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान और सद्भाव का अभाव, ये तीनों ही रचनाएं बालकृष्ण भट्ट की है। हमसे पूछा गया कौन सी रचना नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? विकल्प है रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका और प्राच्य विद्या। फटाफट उत्तर दीजिए। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका और प्राच्य विद्या। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है रेल का विकट खेल। कछुआ धर्म किसकी रचना है? गुलेरी जी की रचना है। और रेणुका जो है वो दिनकर जी की रचना है। बढ़ते हैं आगे। बालकृष्ण भट्ट की रचना रेल का विकट खेल। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? विकल्प है प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप और ज्योत्सना। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकाला था। और कब से निकाला था? 1877 से इसे निकालना शुरू किया था और लगभग 33 वर्षों तक इसको चलाते रहे। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बातचीत किस विधा की रचना है?
बातचीत किस प्रकार की रचना है? विकल्प है, आलोचना है, गीत है, शोध है अथवा निबंध है। बातचीत क्या है? जल्दी जल्दी बताइए। सही उत्तर हो जाएगा बातचीत जो है वह एक ललित निबंध है। बातचीत एक निबंध है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? विकल्प है, फ्राइडे के मुख से, संडे के मुख से, एडिशन के मुख से, स्टील के मुख से। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। रॉबिन्सन क्रूसो जंगलों में रहता था। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाह रहे हैं? विकल्प है, बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली अथवा इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत निबंध के जरिए लेखक बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील से की श्रेणी में रखा था? विकल्प है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने और रामविलास शर्मा ने। फटाफट उत्तर दीजिए। आप नए स्टूडेंट हैं, आपका स्वागत है। अगला प्रश्न है, तो सही उत्तर हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट को रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी साहित्य के स्टील और एडिशन के श्रेणी में रखा था। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? विकल्प है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश और वाराणसी उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? आर्यावर्त का, हुंकार का, हिंदी प्रदीप का और पंजाब केसरी का। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? आर्यावर्त का, हुंकार का, हिंदी प्रदीप का अथवा पंजाब केसरी का। सही उत्तर हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नाम की पत्रिका का संपादन किया था। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? विकल्प है 1877 ईस्वी, 1888 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1894 ईस्वी। सही उत्तर हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट ने 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना शुरू किया। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धू का कांटा किसकी रचना है? अब चलते हैं पाठ 2 पे। बुद्धू का कांटा किसकी रचना है? विकल्प है, बालकृष्ण भट्ट की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, जयप्रकाश नारायण की अथवा नामवर सिंह की। फटाफट उत्तर दीजिए। बुद्धू का कांटा किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, जयप्रकाश नारायण की, नामवर सिंह की। सही उत्तर हो जाएगा, बुद्धू का कांटा जो रचना है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। बालकृष्ण भट्ट की रचना हो जाएगी बातचीत। जयप्रकाश नारायण की रचना है संपूर्ण क्रांति। और नामवर सिंह की रचना है प्रगीत और समाज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? विकल्प हो जाएगा 15वीं सदी, 16वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी। फटाफट उत्तर दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो 20वीं सदी के लेखक हैं। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? चंद्र शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? विकल्प है 1, 2, 3, 4। सही उत्तर हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और चंद्र शर्मा और उसने कहा था। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। और जिसमें से सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उन दोनों की रचना उन्होंने 1911 में किया था और उसने कहा था कि रचना उन्होंने 1915 में किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? विकल्प है लहना सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, हजारा सिंह। तो सही उत्तर हो जाएगा, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? वह है लहना सिंह। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? विकल्प है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था और हारे को हरिनाम। सही उत्तर हो जाएगा हारे को हरिनाम। हारे को हरिनाम यह गुलेरी जी की रचना नहीं है, यह दिनकर जी की रचना है। किन की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और गुलेरी जी की ये तीनों कहानियों की रचना गुलेरी जी ने की थी। इन दोनों की 1911 में और उसने कहा था 1915 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था एक युद्ध आधारित कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है अथवा प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है? फटाफट उत्तर दीजिए। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? सही उत्तर हो जाएगा, उसने कहा था यह युद्ध आधारित कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। ये तीनों ही सही उत्तर हो जाएंगे। उपर्युक्त सही हमारा सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी ये तीनों ही जो है वो विषय वस्तु रही है, उसने कहा था कहानी की। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? विकल्प है अमृतसर का, लुधियाना का, जयपुर का, लखनऊ का। फटाफट उत्तर दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? सही उत्तर हो जाएगा अमृतसर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में अमृतसर शहर का चित्रण है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लहना सिंह के गांव का नाम क्या है? लहना सिंह के गांव का नाम क्या है? विकल्प है मगरे, मांझे, कटरा और तेलघरिया। सही उत्तर दीजिए। प्रश्न है, लहना सिंह के गांव का नाम क्या है? विकल्प है मगरे, मांझे, कटरा, तेलघरिया। तो लहना सिंह के गांव का नाम है मांझे। लहना सिंह मांझे का रहने वाला था। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह किस पद पर था? विकल्प है सूबेदार के पद पे, लेफ्टिनेंट के पद पर, जमादार के पद पे, मेजर के पद पे। लहना सिंह किस पद पर था? विकल्प है सूबेदार के पद पे, लेफ्टिनेंट के पद पे, जमादार के पद पे, मेजर के पद पे। सही उत्तर हो जाएगा लहना सिंह जमादार के पद पे थे और उनका राइफल नंबर था 77। राइफल नंबर कितना था? 77। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, लहना सिंह जमादार के पद पे थे। अगला प्रश्न है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? विकल्प है कीरत सिंह की गोद में, वजीरा सिंह की गोद में, अतर सिंह की गोद में, महिप सिंह की गोद में। तो लहना सिंह की मृत्यु उनके भाई कीरत सिंह की गोद नहीं, वो ऐसा चाह रहे थे लेकिन उनका निधन हुआ वजीरा सिंह के गोद में। लहना सिंह का निधन उनके जो कंपनी जो पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह, उसकी गोद में हुई। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पलटन का विदूषक कौन था? ये अभी मैंने बताया, पलटन का विदूषक कौन था? विकल्प है हजारा सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह, कुलदीप सिंह। सही उत्तर हो जाएगा पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? विकल्प है बोधा सिंह, महासिंह, कीरत सिंह, जगधीरा सिंह। सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हो रहा था? विकल्प है फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मनों के साथ। फटाफट उत्तर दीजिए। फटाफट उत्तर दीजिए। भारतीय सिपाहियों के साथ का किसके साथ संघर्ष हो रहा था? जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं देख लूंगी। तो भारतीय सिपाहियों का जर्मनों के साथ संघर्ष हो रहा था और युद्ध हो कहाँ रहा था? तो फ्रांस में। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? विकल्प है सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लैना सिंह ने, वजीरा सिंह ने। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? सूबेदार हजारा सिंह ने, बोधा सिंह ने, लैना सिंह ने, वजीरा सिंह ने। सही उत्तर हो जाएगा जर्मन लेफ्टिनेंट साहब को जमादार लैना सिंह ने मार गिराया। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिख राइफल्स के जमादार लैना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल्स के जमादार लैना सिंह के राइफल का नंबर क्या था? विकल्प है 77, 105, 1805 और 72। सही उत्तर हो जाएगा सिख राइफल्स के जमादार लैना सिंह के राइफल का जो नंबर था वो था 77। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? सरकार ने सूबेदार हजारा सिंह को कहाँ पे जमीन दी थी? विकल्प है संजलपुर में, अलावलपुर में, जलालपुर में और लायलपुर में। तो सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने सूबेदार हजारा सिंह को लायलपुर में जमीन दी थी। यह जगह अभी पाकिस्तान में है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प है फरीदाबाद हरियाणा, जयपुर राजस्थान, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश और सूरत गुजरात। फटाफट उत्तर दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा गुलेरी जी का जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में, लेकिन मूल रूप से वो रहते थे कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे जन्म हुआ था और मूल निवास कहाँ था? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान और मूल निवास कहाँ था? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में रहते थे मूल रूप से। बढ़ते हैं आगे। सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? विकल्प है चंद्र शर्मा गुलेरी की, देवकी नंदन खत्री की, गोपाल राम गहमरी की और बालकृष्ण भट्ट की। फटाफट उत्तर दीजिए। पीयूष बहुत जल्द लेके आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके बहुत जल्द आएंगे। सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1913 में, 1912 में, 1915 में, 1900 ईस्वी में। फटाफट बताइए। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग ऋषभ। उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई थी 1915 ईस्वी में। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र की, बालकृष्ण भट्ट की, रामचंद्र शुक्ल की, चंद्र शर्मा गुलेरी की। तो कछुआ धर्म जो रचना है वो चंद्र शर्मा गुलेरी की है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? विकल्प है ददन, बवन, बाउल और दीना। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा था न अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? विकल्प है महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने और लाल बहादुर शास्त्री ने। सही उत्तर हो जाएगा जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, उस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए हमारे देश के वीरों ने कुर्बानियां दी हैं। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है उस स्वराज को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए हजारों सैनिकों ने, हजारों लाखों सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। यह वाक्य जो है, यह पंक्ति जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का निधन किस अस्पताल में हुआ था? विकल्प है अपोलो अस्पताल, श्री राम नर्सिंग होम, पीएमसीएच पटना और विलिंगडन नर्सिंग होम। सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था विलिंगडन नर्सिंग होम वेल्लोर में। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता था?
जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता था? सागर अभी किसी का कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे, मैराथन है आज, कुल 260 प्रश्न है, ठीक है ना। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं सबको देख लूंगी। क्लास के बाद, मैराथन के बाद मैं आप सबके कमेंट्स देख लूंगी, जो भी बातें हैं आप सब लिख दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता था? विकल्प है रूस का, ब्रिटेन का, जापान का, अमेरिका का। सही उत्तर हो जाएगा, चूंकि जयप्रकाश नारायण ने अमेरिका से ग्रेजुएशन किया था, स्नातक की पढ़ाई की थी, बीए किया था, इसीलिए उन्हें अमेरिका का दलाल कहा जाता था। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? विकल्प है डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल और डॉक्टर एजाज। तो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे ही प्रश्न आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए इन सब का अभ्यास निरंतर करते रहना है, बार बार करते रहना है। साथ में सेशन को लाइक और शेयर करते रहना है, दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सेशन को ज्वाइन कर सके, और सेशन को लाइक भी करते रहना है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? विकल्प है स्वामी रामतीर्थ, स्वामी सत्यदेव, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद। फटाफट उत्तर दीजिए। तो जयप्रकाश नारायण जी को स्वामी सत्यदेव का भाषण सुनकर उन्हें अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्री प्रेस के मालिक का नाम क्या था? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? विकल्प है आत्मानंद जी, शिवानंद गोस्वामी जी, सदानंद जी और सदानंद गुप्त जी। तो सही उत्तर हो जाएगा, फ्री प्रेस के मालिक थे सदानंद जी। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? विकल्प है उमाशंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को और हृदय नारायण दीक्षित को। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था उमाशंकर दीक्षित को, जिनके साथ जो बॉम्बे में अंडरग्राउंड हुए थे और जिनकी जो है जयप्रकाश नारायण के साथ गहरी मित्रता भी थी। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? उमाशंकर दीक्षित को। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की थी? जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की थी? पटना कॉलेज से, पटना साइंस कॉलेज से, बिहार विश्वविद्यालय से और बिहार विद्यापीठ से। फटाफट बताइए। तो जयप्रकाश नारायण ने आईएससी किया था पटना साइंस कॉलेज से। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? विकल्प है 1925 में, 1930 में, 1938 में, 1924 में। फटाफट उत्तर दीजिए। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1925 में, 1930 में, 1938 में, 1924 में। तो लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? विकल्प है 1928 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में। फटाफट उत्तर दीजिए। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे उसी वर्ष जिस वर्ष लेनिन की मृत्यु हुई थी, अर्थात 1924 ईस्वी में। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? विकल्प है सत्यकाम, कुरुक्षेत्र, उस जनपद का कवि हूं और मैला आंचल। फटाफट उत्तर दीजिए। गुड इवनिंग अंजलि। तो सही उत्तर हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है मैला आंचल। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1974 ईस्वी में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? जिस वक्त संपूर्ण क्रांति हुई थी उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, यह बताना है। विकल्प है कृष्ण वल्लभ सहाय, अब्दुल गफूर, अनुग्रह नारायण सिन्हा और महामाया प्रसाद। तो 1974 ईस्वी में जिस वक्त संपूर्ण क्रांति हुई थी, जिस वर्ष, उस समय अब्दुल गफूर बिहार के मुख्यमंत्री थे।
बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? विकल्प है महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को, महाकवि जयसिंह को और बाल गंगाधर तिलक को। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? विकल्प है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी, 8 अक्टूबर 1904 ईस्वी, 8 सितंबर 1903 ईस्वी और 18 अक्टूबर 1902 ईस्वी। फटाफट उत्तर दीजिए, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण का जन्म होता है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? विकल्प है लीलावती देवी, अमरावती देवी, प्रभावती देवी और प्रभा सिन्हा। सही उत्तर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? विकल्प है जवाहरलाल नेहरू की, राम मनोहर लोहिया की, मदन मोहन मालवीय की और जयप्रकाश नारायण की। सही उत्तर हो जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण की रचना है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? विकल्प है 1952 ईस्वी, 1949 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1962 ईस्वी। सही, फटाफट उत्तर दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1952 ईस्वी में। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? विकल्प है 1990, 1998, 1978, 1974 ईस्वी। तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी 1998 ईस्वी में। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और 1965 ईस्वी में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से जानती थी? जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? विकल्प है समाज नायक, देश नायक, लोक नायक, जन नायक। तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता लोक नायक के नाम से याद करती है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म पुरस्कार। सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर हो जाएगा, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? विकल्प है उसने कहा था, जूठन, तिरीच और अर्धनारीश्वर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर। विकल्प डी हमारा सही होता है उत्तर हो जाएगा। उसने कहा था कि रचना की है गुलेरी जी ने। जूठन के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। और तिरीच के लेखक हैं उदय प्रकाश। तिरीच के लेखक हैं उदय प्रकाश। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? अर्धनारीश्वर। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? विकल्प है समस्तीपुर में, बेगूसराय में, पटना में, भोजपुर में। सही उत्तर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर में किसके गुणों का समन्वय है? अर्धनारीश्वर में किसके गुणों का समन्वय है? विकल्प है नारी के, पुरुष के, नारी और पुरुष दोनों के, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो अर्धनारीश्वर में नारी और पुरुष दोनों के गुणों का समन्वय है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? विकल्प है कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती, प्रणभंग। तो सही उत्तर हो जाएगा दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक है प्रणभंग। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? विकल्प है छात्र सहोदर में, छात्र पत्रिका में, छात्र मित्र में, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो दिनकर जी की पहली कविता 1925 ईस्वी में छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? 1920 में, 1925 में, 1930 में, 1935 में? सही उत्तर हो जाएगा दिनकर जी की पहली कविता 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिनकर जी ने के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? विकल्प है बुद्धि, समझ, भावना, इनमें से कोई नहीं। तो दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी भावना है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? महात्मा बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? विकल्प है संन्यास लेने का, भिक्षुणी होने का, पति के त्याग का, और इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने और महावीर ने महिलाओं को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी पुरुष के गुण लेती है तो वह राक्षस हो जाती है, वह राक्षसी हो जाती है। यह कथन किसका है? विकल्प है दिनकर जी का, रविन्द्रनाथ ठाकुर का, प्रेमचंद्र जी का, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो यह कथन प्रेमचंद्र जी का है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, और जब नारी पुरुष के गुण लेती है तो वह राक्षसी बन जाती है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर का संबंध किस विधा से है? यानी कि अर्धनारीश्वर किस प्रकार की रचना है? यह एक निबंध है, कहानी है, एकांकी है, अथवा व्यंग है? सही उत्तर हो जाएगा अर्धनारीश्वर एक निबंध है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने अपने जीवन में के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? विकल्प है गांधी जी ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, दिनकर जी ने, अथवा उदय प्रकाश जी ने? सही उत्तर हो जाएगा गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? यथार्थ रूप है, कल्पित रूप है, आदर्श रूप है, अथवा वास्तविक रूप है? तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? विकल्प है हुंकार, रेणुका, मैला आंचल और उर्वशी। तो सही उत्तर हो जाएगा मैला आंचल दिनकर जी की नहीं है, यह फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। यह फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, और बाकी हुंकार, रेणुका और उर्वशी ये तीनों ही रचनाएं दिनकर जी की हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? विकल्प है उर्वशी, रश्मिरथी, जूठन और कुरुक्षेत्र। तो सही उत्तर हो जाएगा नहीं है जूठन। जूठन किसकी रचना है? जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। बाकी के उर्वशी, रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र ये तीनों ही रचना दिनकर जी की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिनकर निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है?
निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? विकल्प है सदियों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा और रसातल यात्रा। तो सही उत्तर हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा जो है वो दिनकर जी की रचना है। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? दिनकर जी को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? विकल्प है अर्धनारीश्वर, उर्वशी, हुंकार और कुरुक्षेत्र। तो दिनकर जी को उनकी रचना उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति का नाम क्या है? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? विकल्प है नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत और रश्मिरति। सही उत्तर हो जाएगा युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई पुस्तक काव्य कृति का नाम है कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र का मैदान जहाँ पे महाभारत हुआ था, तो महाभारत के बारे में ही है इसमें। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? विकल्प है शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का, विष्णु और लक्ष्मी का। फटाफट उत्तर दीजिए। थैंक यू मुस्कान। प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का, विष्णु और लक्ष्मी का। सही उत्तर हो जाएगा अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? विकल्प है तिरीच, रोज, उसने कहा था और सुखमय जीवन। तो सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय जी के द्वारा लिखी हुई जो कहानी है वह है रोज। तिरीच के लेखक हैं उदय प्रकाश। उसने कहा था और सुखमय जीवन ये दोनों ही गुलेरी जी की रचनाएं हैं। हमसे पूछा गया अज्ञेय जी का, सही उत्तर हो जाएगा रोज। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी मूलतः क्या थे? निबंधकार थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे, व्यंग्यकार थे। अज्ञेय जी मूलतः एक कहानीकार थे। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी ने इंटर कहां से किया था? अज्ञेय जी ने इंटर कहां से किया था? विकल्प है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, पंजाब कॉलेज से, फोरमन कॉलेज से, इनमें से कोई नहीं। फटाफट उत्तर दीजिए। अज्ञेय जी ने इंटर कहां से किया था? तो अज्ञेय जी ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर किया था। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1920 में, 1924 में, 1928 में, 1932 में। अज्ञेय जी की पहली कहानी 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? विकल्प है मालती, लालती, प्रभावती, कलावती। सही उत्तर हो जाएगा महेश्वर की पत्नी का नाम था मालती, जो कि रोज कहानी की नायिका है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी की कौन सी कहानी ग्रैंगिन शीर्षक से प्रसिद्ध है? अज्ञेय जी की कौन सी कहानी ग्रैंगिन नाम से प्रसिद्ध है? विकल्प है छोड़ा हुआ रास्ता, विपथगा, ये तेरे प्रतिरूप और रोज। तो रोज जो कहानी है यह पहले ग्रैंगिन के नाम से प्रसिद्ध थी और 1924 ईस्वी में इसका नाम रोज रखा गया, 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? लेखक अज्ञेय जी मालती से मिलने कितने वर्षों बाद आए थे? विकल्प है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष। तो लेखक अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी 4 वर्षों के बाद मालती से मिलने आए थे। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? विकल्प है पथरी, कैंसर, ग्रैंग्रीन अथवा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा मालती के पति ग्रैंग्रीन बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम क्या था? विकल्प है युगेश्वर, महेश्वर, राजेश्वर, परमेश्वर। सही उत्तर हो जाएगा मालती के पति का नाम था महेश्वर। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? विकल्प है पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनमें से कोई नहीं। अज्ञेय जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? विकल्प है लोकबंधु, आनंद बंधु, देशबंधु अथवा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय जी ने घर में आनंद बंधु नाम की पत्रिका का हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? विकल्प है प्रभा में, ज्योति में, सेवा में अथवा इनमें से कोई नहीं। तो अज्ञेय जी की पहली कहानी सेवा नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? विकल्प है आम, केला, सेब, संतरा। तो महेश्वर आम लेकर आया था। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था? रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था? विकल्प है मालती, महेश्वर, मालती के दूर के रिश्ते का भाई अथवा इनमें से कोई नहीं। तो मालती का पति महेश्वर डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था, वह डॉक्टर था। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की अवस्था में कविता लिखना प्रारंभ किया? विकल्प है 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। सही उत्तर हो जाए अज्ञेय जी ने 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखना प्रारंभ किया। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मालती के पति का नाम क्या था? मालती का पति क्या था, पेशे से क्या था? विकल्प है वह एक डॉक्टर था, वकील था, प्राध्यापक था अथवा अभियंता था। तो मालती का पति एक डॉक्टर था। मालती का पति महेश्वर एक डॉक्टर था। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक कौन है? विकल्प है विद्यानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल नंदन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने 4 सप्तकों की रचना की थी। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो तार सप्तक का पूछा गया है, सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय जी। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 4 सप्तकों की रचना इन्होंने ही की है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी किस वाद से संबंधित है? अज्ञेय जी किस वाद से संबंधित कवि है? वो छायावाद से, प्रयोगवाद से, रहस्यवाद से, स्वच्छंदवाद से। किस वाद से संबंधित कवि है? फटाफट उत्तर दीजिए। तो अज्ञेय जी छायावाद से जुड़े हुए कवि हैं। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से अज्ञेय जी का नाटक कौन है? अज्ञेय जी का नाटक कौन सा है? विकल्प है करबला, बकरी, उत्तर प्रियदर्शी, सिपाही की मां। सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय जी ने एक ही नाटक की रचना की थी, उत्तर प्रियदर्शी की, और उसकी रचना उन्होंने 1967 ईस्वी में की थी। 1967 ईस्वी में अज्ञेय जी ने इस नाटक की रचना की थी। अज्ञेय जी ने सिर्फ एक ही नाटक लिखी है, उत्तर प्रियदर्शी। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैंग्रीन किससे संबद्ध है? गैंग्रीन किससे संबद्ध है? यह पशु है, देश है, वनस्पति है अथवा बीमारी है? तो गैंग्रीन एक बीमारी है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? हमने 100 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है। सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक करते जाना है, दोस्तों को शेयर करते जाना है। अभी भी 160 प्रश्न बचे हुए हैं, तो दोस्तों को शेयर कीजिए, उन्हें इनवाइट कीजिए कि वो भी सेशन को ज्वाइन कर सके। और परीक्षा भवन में जब वो हो तो बेफिक्र होके सारे प्रश्नों का जवाब दे पाए, वो सारे प्रश्न उनके लिए परिचित हो। इसके लिए जरूरी है कि वह सेशन को ज्वाइन करे। अभी आज के मैराथन में वही सारे प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा के लिए अत्यंत संभावित है,
संभावना जो है उनके पूछे जाने की वो अत्यंत प्रबल है, बेहद महत्वपूर्ण है। तो सेशन को लाइक करते जाना है और शेयर करते जाना है। 100 प्रश्न हमारे पूरे हो गए। देखते हैं 101वां प्रश्न, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? विकल्प है नामवर सिंह, मोहन राकेश, भगत सिंह, रामधारी सिंह दिनकर। फटाफट उत्तर दीजिए। आज इंग्लिश की क्लास नहीं होगी, इंग्लिश की क्लास नहीं होगी आज। कल फिर जो है कल इंग्लिश की मैराथन चलेगी, फिर परसों पोएट्री सेक्शन का हिंदी का चलेगा, ठीक है। तो एक लेख एक पत्र के लेखक हैं भगत सिंह, नामवर सिंह प्रगति और समाज, मोहन राकेश सिपाही की मां और रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर। एक लेख एक पत्र के रचनाकार हैं भगत सिंह, विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? विकल्प है बाल गंगाधर तिलक के, लाला लाजपत राय के, विपिन चंद्र पाल के, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और चाचा सरदार अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब नौजवान सभा का गठन कब किया था? भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब नौजवान सभा का गठन किया था। विकल्प है 1923 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह ने पंजाब नौजवान सभा का गठन किया था 1926 ईस्वी में। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? विकल्प है स्वराज पार्टी का, स्वतंत्र पार्टी का, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का, और इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया था। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? 10 वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। तो भगत सिंह 12 वर्ष की अवस्था में जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ था? भगत सिंह को महात्मा गांधी और कांग्रेस से मोहभंग कब हुआ था? विकल्प है 1920, 1921, 1922 और 1923 में। सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह का कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोहभंग हुआ था 1922 ईस्वी में। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1914 ईस्वी में भगत सिंह का किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? नेशनल पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, गदर पार्टी। तो भगत सिंह 1914 ईस्वी में गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने किया था। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1924 में। तो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 ईस्वी में, 5 फरवरी 1922 को। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1932 को, 23 मार्च 1933 को और 23 मार्च 1934 को। सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह शहीद हुए 23 मार्च 1931 ईस्वी को। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े हुए थे? भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा निकाले जाने वाली किस पत्रिका से संबंधित थे, उनसे जुड़े हुए थे? प्रताप से, दिनमान से, संघर्ष से, इनमें से कोई नहीं। तो भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाली पत्रिका प्रताप से जुड़े हुए थे। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? लोभ का, प्रेम का, क्रोध का, अहंकार का। तो भगत सिंह कहते हैं कि जेल जाने के बाद उनके हृदय में प्रेम नाम की भावना का कोई स्थान नहीं है। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह किसे घृणित और कायरतापूर्ण मानते थे? भगत सिंह किस कार्य को घृणित और कायरतापूर्ण मानते थे? देश सेवा को, देश से भागना को, आत्महत्या को, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो भगत सिंह आत्महत्या को एक कायरतापूर्ण और घृणित कार्य मानते थे। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस
दल का गठन किया था? विकल्प है नवयुवक संघ, नौजवान भारत सभा, नवयुवक भारत सभा और नौजवान दल। सही उत्तर हो जाएगा सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन किया था। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? क्षमा का, नम्र व्यवहार का, मृत्युदंड का अथवा आजीवन कारावास का? तो भगत सिंह को अपने विषय में यह पूर्ण विश्वास था कि उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी, अर्थात मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिंस क्रोपोटकिन कौन थे? प्रिंस क्रोपोटकिन कौन थे? वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे, राजनीति शास्त्र के विद्वान थे, समाजशास्त्र के विद्वान थे अथवा इतिहास के विद्वान थे? सही उत्तर हो जाएगा प्रिंस क्रोपोटकिन रूसी अर्थशास्त्री थे। वो अर्थशास्त्र के विद्वान थे और कहाँ के थे? रूस के थे। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? विकल्प है 23 मार्च 1931 ईस्वी, 23 मार्च 1933 ईस्वी, 23 मार्च 1932 ईस्वी और 23 मार्च 1934 ईस्वी। सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? एक लेख एक पत्र के रचनाकार कौन है? विकल्प है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद। तो सही उत्तर हो जाएगा एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है भगत सिंह। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली पर बम कब फेंका था? भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली पर बम कब फेंका था? विकल्प है 10 अप्रैल 1929 ईस्वी, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी, 16 अप्रैल 1929 ईस्वी और 18 अप्रैल 1929 ईस्वी। तो सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ मिलकर यानी अपने मित्रों के साथ मिलकर 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली पर बम फेंका था। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन है? प्रताप के संस्थापक संपादक कौन है? विकल्प है गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट और भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर हो जाएगा प्रताप के संस्थापक संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी, 22 अक्टूबर 1908 ईस्वी, 23 मार्च 1909 ईस्वी और 27 सितंबर 1910 ईस्वी। फटाफट उत्तर दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी थी? बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी थी? विकल्प है जयप्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र माथुर, मलयज और मोहन राकेश। आज इंग्लिश की क्लास नहीं होगी बच्चे। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी थी? जयप्रकाश नारायण ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, मलयज ने अथवा मोहन राकेश ने। सही उत्तर हो जाएगा बहुजन संप्रेषण के माध्यम के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? विकल्प है सिपाही की मां, जूठन, तिरीच और ओ सदा नीरा। फटाफट उत्तर दीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर की जो रचना है वह है ओ सदा नीरा। सिपाही की मां के लेखक है मोहन राकेश, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना और तिरीच के लेखक है उदय प्रकाश हमारे पास है। जगदीश चंद्र माथुर की रचना कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ओ सदा नीरा। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? ओ सदा नीरा किस विधा में लिखी हुई रचना है? यह एक निबंध है, कहानी है, कविता है अथवा नाटक है? तो ओ सदा नीरा एक निबंध है जो गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? जगदीश चंद्र माथुर मूलतः निबंधकार थे, कहानीकार थे, नाटककार थे, उपन्यासकार थे। तो जगदीश चंद्र माथुर ने ज्यादातर एकांकी नाटक ही लिखे हैं, इसलिए ये नाटककार थे, प्रमुख नाटककार थे। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? सारण, तिरहुत, मिथिला अथवा चंपारण? सही उत्तर बताइए। सही उत्तर हो जाएगा ओ सदा नीरा निबंध बिहार के चंपारण क्षेत्र के को निमित्त बनाकर लिखी गई है, चंपारण क्षेत्र को आधार बनाकर लिखी गई है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटना, नदियों की अधिकता, नदियों की तीव्रता अथवा इनमें से कोई नहीं। तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण है जंगलों का कटना। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? जगदीश चंद्र माथुर किस राज्य के शिक्षा सचिव के तौर पर नियुक्त हुए थे? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार अथवा उत्तर प्रदेश? फटाफट उत्तर दीजिए। तो जगदीश चंद्र माथुर बिहार के शिक्षा सचिव के तौर पर नियुक्त हुए थे। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12वीं सदी के पहले लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था चंपारण क्षेत्र पे? बिहार का जो क्षेत्र है उसमें 12वीं सदी के पहले लगभग 300 वर्षों तक किस वंश का शासन था? विकल्प है मौर्य वंश, चालुक्य वंश, गुप्त वंश, कर्नाट वंश? सही उत्तर हो जाएगा 12वीं सदी के पहले लगभग 300 वर्षों तक बिहार क्षेत्र में चंपारण क्षेत्र में कर्नाट वंश का शासन था और इसके जो पहले राजा थे वो थे नान्यदेव और आखिरी राजा थे हरिसिंह देव। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? विकल्प है दलहन, नील, गेहूं और तिलहन। तो चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज अधिकारियों ने, अंग्रेज ठेकेदारों ने नील की खेती का विस्तार किया और वहां पे 3 कठिया व्यवस्था लागू की। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? विकल्प है 1225 ईस्वी, 1250 ईस्वी, 1325 ईस्वी, 1350 ईस्वी। तो राजा हरि सिंह देव जो कि कर्नाट वंश के आखिरी राजा थे उनको गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा था 1325 ईस्वी में। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में चंपारण कब लाया गया था? धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में चंपारण क्षेत्र में कब लाया गया था? विकल्प है 17वीं शताब्दी में, 18वीं सदी के अंत में, 19वीं सदी के अंत में और इनमें से कोई नहीं। तो धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में 18वीं सदी के अंत में जो है वो इस क्षेत्र में लाया गया था, चंपारण क्षेत्र में लाया गया था। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुंडलीक जी कौन थे? वे किसी गांव के मुखिया थे, एक शिक्षक थे, चिकित्सक थे अथवा राजनेता थे? तो पुंडलीक जी एक शिक्षक थे जिन्हें महात्मा गांधी ने चंपारण क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाने के लिए और उनके अंदर से उनके मन से भय को निकालने के लिए बेलगांव से बुलाया था। और पुंडलीक जी जो महात्मा गांधी की आश्रम विद्यालय थी विधिहरवा में वहां पे पढ़ाते थे। तो पुंडलीक जी एक शिक्षक थे। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? विकल्प है दीपक, आधे अधूरे, कोणार्क और मेरे मन। सही उत्तर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित नाटक है कोणार्क। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि जगदीश चंद्र माथुर को मिली थी? निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि जगदीश चंद्र माथुर को मिली थी? विकल्प है विद्या प्रदक्षिणा, विद्यावारिधि, विद्या कामनी और इनमें से कोई नहीं। तो जगदीश चंद्र माथुर को विद्यावारिधि की उपाधि मिली थी, कालिदास अवार्ड भी मिला था और बिहार राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। उपाधि किसकी मिली थी? विद्यावारिधि की। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले थे? गांधी जी मिले थे, गोखले जी मिले थे, पुंडलीक जी मिले थे अथवा इनमें से कोई नहीं? फटाफट उत्तर दीजिए। तो माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर पुंडलीक जी मिले थे। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुंडलीक जी ने निर्भीकता किससे सीखी थी? पुंडलीक जी ने निर्भीकता गोपाल कृष्ण गोखले से सीखी थी, महात्मा गांधी से सीखी थी और अथवा सुचिता कृपलानी से सीखी थी अथवा इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा पुंडलीक जी ने निर्भीकता महात्मा गांधी से सीखी थी। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश के राजा हरिसिंह देव को गयासुद्दीन किसका मुकाबला करना पड़ा था? कर्नाट वंश के राजा हरिसिंह देव को किसका सामना करना पड़ा था? विकल्प है गयासुद्दीन तुगलक का, नादिर शाह का, अलाउद्दीन खिलजी का, कुतुबुद्दीन ऐबक का। सही उत्तर हो जाएगा कर्नाट वंश के राजा हरिसिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा था। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंपारण में धांगर कहाँ से आए थे? चंपारण में धांगर कहाँ से आए थे? विकल्प है रांची से, जमशेदपुर से, छोटा नागपुर से अथवा आंध्र प्रदेश से। तो चंपारण में धांगर छोटा नागपुर के पठार से आए थे। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी चंपारण कब आए थे? गांधी जी चंपारण कब आए थे? विकल्प है अप्रैल 1917 में, जून 1917 में, अप्रैल 1918 में, अप्रैल 1920 ईस्वी में। तो गांधी जी चंपारण आए थे अप्रैल 1917 में। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिनकठिया प्रथा का संबंध है, तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? ईख से है, तंबाकू से है, मसाला से है अथवा नील से है। तो तिनकठिया प्रथा का संबंध नील से है, नील की खेती से है। नील की खेती करने के लिए अंग्रेज ठेकेदारों ने मजदूर किसानों से कहा था कि प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करनी होगी, प्रत्येक 1 बीघे में से 3 कट्ठे पे नील की खेती करनी होगी, इसीलिए इसे तिनकठिया कहा जाता है। इसका संबंध नील की खेती से है। अगला प्रश्न है, रंगून कहाँ है? नेपाल में, वर्मा में, जापान में, चीन में। सही उत्तर हो जाएगा रंगून बर्मा में है। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन सा है? मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन सा है? विकल्प है उत्तर प्रियदर्शी, पहला राजा, सत्य हरिश्चंद्र और आषाढ़ का एक दिन। सही उत्तर हो जाएगा मोहन राकेश रचित नाटक है आषाढ़ का एक दिन। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है? सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, नामवर सिंह और उदय प्रकाश। सही उत्तर हो जाएगा सिपाही की मां एकांकी के लेखक है मोहन राकेश। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? बिस्नी किस एकांकी नाटक की पात्रा है? विकल्प है पैर तले जमी, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, सिपाही की मां। तो बिस्नी सिपाही की मां नाटक की पात्रा है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानक की मां का नाम क्या है? मानक की मां का नाम क्या है? कुंती, मुन्नी, विष्णी, इनमें से कोई नहीं। तो मानक की मां का नाम है विष्णी। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था? मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था? विकल्प है प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कारगिल का युद्ध अथवा इनमें से कोई नहीं। तो मानक द्वितीय विश्व युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने के लिए बर्मा गया था। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिपाही की मां एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? सिपाही की मां एकांकी नाटक में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? बाप बेटे की, माँ बाप की, माँ बेटी की अथवा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा सिपाही की मां एकांकी में माँ बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? सारिका के, सरिता के, स्मारिका के अथवा इनमें से कोई नहीं। फटाफट उत्तर दीजिए। तो मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक थे?
विकल्प है सारिका के, सरिता के, स्मारिका के, इनमें से कोई नहीं। तो मोहन राकेश सारिका नामक सारिका के संपादक थे। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? विकल्प है राशन के लिए, पेंशन के लिए, चिट्ठी के लिए, किसी अन्य कार्य के लिए। तो मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे जाती है। कनेक्शन तो ठीक है बच्चे? मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे जाती है अपने भाई मानक की चिट्ठी के लिए। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाता है? अभी उसका देखा उत्तर ने। विकल्प है बिस्नी, मुन्नी, कुंती अथवा इनमें से कोई नहीं। तो डाक के गाड़ी के पीछे मुन्नी गई होती है चिट्ठी के लिए। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानक विष्णु से दूध की जगह क्या मांगता है? मानक विष्णु से दूध की जगह क्या मांगता है? विकल्प है पानी, चाय, खाना, इनमें से कोई नहीं। तो मानक विष्णु से दूध की जगह पानी मांगता है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईसाई लड़कियां विष्णु के घर आकर उससे क्या मांगती हैं? ईसाई लड़कियां जो कि बर्मा से आई होती हैं, जो रिफ्यूजी होती हैं, वो विष्णु के घर आके उससे क्या मांगती है? रुपये, चावल, दाल अथवा कपड़े अथवा इनमें से कोई नहीं। तो जो ईसाई लड़कियां होती है जो बर्मा से आई होती हैं, वो विष्णु से चावल दाल मांगती है खाने के लिए। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा? कुंती ने, चौधरी ने, ईसाई लड़की ने अथवा दीनू ने। तो वह ईसाई लड़की जो कि बर्मा से रिफ्यूजी थी, उसने कहा था कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे चलते रहे। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? विकल्प है इंसान के खंडहर, फौलाद का आकाश, आषाढ़ का एक दिन और दरियाई घोड़ा। तो सही उत्तर हो जाएगा कि मोहन राकेश की रचना नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा दरियाई घोड़ा। यह उदय प्रकाश की रचना है। विकल्प डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? विकल्प है रसातल यात्रा, सुखमय जीवन, नौ आने वाला कल और हारे को हरिनाम। सही उत्तर हो जाएगा मोहन राकेश की रचना है नौ आने वाला कल। विकल्प सी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसकी माँ पागल हो गई है? किसकी माँ पागल हो गई है? मानक की, सिपाही की, चौधरी की, दीनू की। तो जब विष्णु स्वप्न देखती है कि उसका बेटा मानक आया है और उससे क्या मांग रहा होता है? पानी मांग रहा होता है। उसी वक्त एक दूसरा सिपाही आता है मानक पर हमला करने के लिए और वह बताता है कि मेरी माँ पागल हो गई है। तो सिपाही की माँ पागल हो गई है। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई? मुन्नी की उम्र कितनी हो गई? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। सही उत्तर हो जाएगा, मुन्नी की उम्र जो है वह 14 वर्ष हो गई है। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विष्णु की पड़ोसिन कौन है? विष्णु की पड़ोसी कौन है? आभा, बिमला, कुंती, मातृ। तो विष्णु की पड़ोसन है कुंती। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है? बुधवार, बृहस्पतिवार, सोमवार, मंगलवार। तो मुन्नी क्या कहती है? माँ अगले मंगलवार को भैया की चिट्ठी जरूर आ जाएगी। वो किस दिन की भविष्यवाणी करती है? मंगलवार को। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा? कौन कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा? विकल्प है मानक, सिपाही, दीनू और चौधरी। तो वह जो सिपाही, दूसरा सिपाही है, वह क्या कहता है मानक की माँ से कि मैं मानक की लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा। तो ये पंक्ति जो है वो किसने कहा था? सिपाही ने। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह की रचना कौन सी है? नामवर सिंह की रचना कौन सी है? अर्धनारीश्वर, ओ सदानीरा, प्रगीत और समाज और तिरीच। सही उत्तर हो जाएगा, नामवर सिंह की रचना है प्रगीत और समाज। अर्धनारीश्वर के लेखक है दिनकर जी, ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर, तिरीच उदय प्रकाश। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह ने बीए और एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? नामवर सिंह ने बीए और एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? जेएनयू से, डीयू से, बीएचयू से, इनमें से कोई नहीं। तो नामवर सिंह ने बीए और एमए की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रगीत कैसा काव्य है?
यह एक गीत काव्य है, आत्मपरक काव्य है, प्रबंध काव्य है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रगीत एक प्रबंध काव्य है, विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि के कविता का अंश है? दुनिया को हाथ की तरह सुंदर और गर्म होना चाहिए, यह किस कवि के कविता का अंश है? केदारनाथ सिंह, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, शमशेर बहादुर सिंह। सही उत्तर हो जाएगा केदारनाथ सिंह। विकल्प अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श क्या है? वह एक गीत काव्य है, मुक्तक काव्य है, प्रबंध काव्य है, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भी जो कविताएं होती थी वो प्रबंध काव्य होती थी। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहर्ष स्वीकार है कविता के रचयिता कौन है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह और त्रिलोचन। तो सहर्ष स्वीकार है यह गजानन माता मुक्तिबोध की रचना है। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? समाज से अलग व्यक्ति, समाज के साथ व्यक्ति, समाज के विरुद्ध व्यक्ति और इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा, सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का अर्थ है समाज के विरोध व्यक्ति। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किसकी पंक्ति है? विकल्प है शमशेर बहादुर सिंह की कविता का, मुक्तिबोध की कविता का, नागार्जुन की कविता का अथवा त्रिलोचन की कविता का। तो पर किसने यह सातों सागर से पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह शमशेर बहादुर सिंह की कविता का अंश है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? विकल्प है गंभीर, मनमौजी, निष्कवच फक्कर और कपटी। तो नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का जो व्यक्तित्व है वह निष्कवच फक्कर है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? नामवर सिंह को उनकी जो रचना है कविता के नए प्रतिमान, जिसकी रचना उन्होंने 1970 में की थी, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1970 में, 1971 में, 1972 में, 1973 में। तो नामवर सिंह को उनकी रचना कविता के नए प्रतिमान पर 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तन गई रीढ़ किसकी रचना है? मुक्तिबोध की, त्रिलोचन की, नागार्जुन की, निराला की। तो तन गई रीढ़ यह जो है वो निराला की रचना है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे? विकल्प है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय। सही उत्तर हो जाएगा, नामवर सिंह 1970 ईस्वी में जोधपुर के हिंदी विभाग में प्रकाशित अध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? विकल्प है दिनकर की, नामवर सिंह की, उदय प्रकाश की, बालकृष्ण भट्ट की। तो दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रलय के छाया के कवि हैं? विकल्प है निराला, जयशंकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और राम कुमार वर्मा। आशा 260 प्रश्न है, 260 प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा, प्रलय के छाया के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो तुलसीदास के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, जयशंकर प्रसाद, नामवर सिंह। तो कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं नामवर सिंह। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह पंक्ति किस कविता की पंक्ति है? विकल्प है हिमालय, गर्म हथेली, आह तुम्हारा सौंदर्य और तय तो यही था।
तो आदमी के बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह कविता, यह तय तो यही था, कविता की पंक्ति है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? मैं तुम लोगों से दूर हूँ या किसकी कविता है? विकल्प है मुक्तिबोध की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, पंत की, अज्ञे की। तो तुम लोगों से दूर हूँ यह कविता जो है वह मुक्तिबोध की है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को, 20 जून 1925 को, 27 मई 1926 को और 22 मई 1925 को। तो नामवर सिंह का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? पीली छतरी वाली लड़की, पृथ्वीराज रासो की भाषा, अंतराल और न आने वाला कल। तो नामवर सिंह की जो रचना है वह है पृथ्वीराज रासो की भाषा। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जूठन के रचनाकार कौन है? जूठन के रचनाकार कौन है? विकल्प है मोहन राकेश, उदय प्रकाश, ओम प्रकाश वाल्मीकि, बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर हो जाएगा, जूठन के रचनाकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? विकल्प है उसने कहा था, जूठन, प्रगीत और समाज और रोज। सही उत्तर हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है जूठन। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था? विकल्प है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान, कथाक्रम सम्मान। तो 1993 में मिला था डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, 1995 में परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान 1996 में और कथाक्रम सम्मान 2000 ईस्वी में। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? विकल्प है परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत रत्न। तो ऊपर के तीनों ही पुरस्कार मिले थे, जो नहीं मिला था वह था भारत रत्न। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? विकल्प है समाजवादी आंदोलन से, दलित आंदोलन से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, इनमें से कोई नहीं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित आंदोलन से जुड़े प्रमुख रचनाकार हैं। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? बरला, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, बनारस उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा बरला, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेडमास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था? हेडमास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था? ओम भारत को, ओम प्रकाश वाल्मीकि को, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी को, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो हेडमास्टर कलीराम ने ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहा था मैदान में झाड़ू लगाने के लिए। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहा करते थे? हेडमास्टर, मित्र, पिताजी, माँ। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनके पिताजी प्यार से मुंशी जी कहा करते थे। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा था? भाई ने, पिताजी ने, माँ ने, भाभी जी ने। तो लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाते हुए उनके पिताजी ने देखा था। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब लेखक बच्चा था तब शादी ब्याह के मौकों पर उनके परिवार वालों को खाने में क्या दिया जाता था? स्वादिष्ट पकवान, साधारण भोजन, मिठाइयाँ अथवा जूठन। तो जब लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि बच्चे थे तो उनको परिवार वालों को सिर्फ जूठन दिया जाता था, क्योंकि वो चूहार जाति से बिलोंग करते थे। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? विकल्प है सदियों का संताप, अब और नहीं, प्रायश्चित और सलाम। सही उत्तर हो जाएगा प्रायश्चित ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना नहीं है, बाकी तीनों ही उनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? विकल्प है नूतन ब्रह्मचारी, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, सुखमय जीवन, नीलकुसुम। सही उत्तर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाभी जी आपके हाथों का खाना तो बहुत जायकेदार है।
भाभी जी आपके हाथों का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा था? विकल्प है सुरेंद्र सिंह ने, सुखदेव सिंह ने, जसवीर सिंह ने, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र सिंह ने कहा था कि भाभी जी आपके हाथों का खाना बहुत जायकेदार है, बहुत स्वादिष्ट है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के में साफ सफाई का काम किसने किया था? विकल्प है लेखक ने, लेखक के पिताजी ने, लेखक की मां ने, लेखक के भाई ने। तो सुखदेव सिंह त्यागी की बेटी की शादी में पूरे घर के साफ सफाई का काम किया था लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि की मां ने। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाइयां ढोकर एकत्रित किया था? विकल्प है लेखक के पिता ने, लेखक के भाई ने, लेखक ने, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो सुखदेव सिंह त्यागी की बेटी की शादी में लेखक के पिताजी ने पूरे गांव भर की चारपाइयां इकट्ठी की थी। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जूठन क्या है? जूठन क्या है? यह रेखा चित्र है, शब्द चित्र है, कहानी है अथवा आत्मकथा है? फटाफट उत्तर दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा जूठन एक आत्मकथा है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? विकल्प है सुखदेव सिंह त्यागी का, रामदेव त्यागी का, गणपति त्यागी का और हरिराम त्यागी का। तो सुरेंद्र सिंह सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था जिसके यहाँ जो है लेखक लोग काम करते थे। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा मास्टर है वो जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवावे है? यह कथन किसने कहा था? विकल्प है लेखक की मां ने, लेखक की चाचा ने, लेखक के पिताजी ने, लेखक के बड़ी भाभी ने। तो लेखक के जब हेडमास्टर कलीराम ने लेखक को कहा था कि तुम मैदान में झाड़ू लगाओ, उस वक्त उनके पिताजी एक दिन गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि जो लेखक है वो मैदान में झाड़ू लगा रहे हैं। तो उन्होंने झाड़ू छीन के फेंक दिया और उन्होंने कहा बोला कि कौन सा हेडमास्टर है वो जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवावे है? तो यह कथन किसका था? लेखक के पिताजी का। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? विकल्प है बलीराम, कलीराम, दीनूराम, धनीराम। तो स्कूल के हेडमास्टर का नाम था कलीराम। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? विकल्प है 30 जून 1950, 23 मई 1949, 18 अगस्त 1948 और 25 मई 1942 ईस्वी। तो लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था 30 जून 1950 ईस्वी। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमने 200 प्रश्नों को देख लिया। अब क्या करना है, आप सभी को फटाफट जो है लाइक करना है और दोस्तों को शेयर करना है ताकि जो ये 200 प्रश्न जिनका अभ्यास आपने किया है वो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है। इसलिए फटाफट सब लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर। अगला प्रश्न है, कर दिए? चलिए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मलयज की रचना कौन सी है? कौन सी रचना मलयज की है? नौ आने वाला कल, सदियों का संताप, बकलम खुद और जख्म पर धूल। तो सही उत्तर हो जाएगा मलयज की रचना है जख्म पर धूल। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? उदय प्रकाश, मोहन राकेश, मलयज, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मलयज। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
मलयज की रचना कौन सी है? कौन सी रचना मलयज की है? तिरीच, जूठन सिपाही की माँ, हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो मलयज की रचना है हंसते हुए मेरा अकेलापन। तिरीच के लेखक हैं उदय प्रकाश, जूठन के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि और सिपाही की माँ के लेखक है मोहन राकेश। मलयज की रचना कौन सी है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में, अलीगढ़ में, आजमगढ़ में, रामगढ़ में। तो मलयज का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी? कृषि मंत्रालय में, रेल मंत्रालय में, वित्त मंत्रालय में, शिक्षा मंत्रालय में। तो मलयज ने कृषि मंत्रालय में काम किया था, नौकरी की थी। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मलयज के पिता का नाम क्या था? मलयज के पिता का नाम क्या था? विकल्प है रामनाथ वर्मा, त्रिलोकनाथ वर्मा, दीनानाथ चौहान, इनमें से कोई नहीं। तो मलयज के पिता का नाम था त्रिलोकीनाथ वर्मा। त्रिलोकीनाथ वर्मा। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? रचनात्मक कर्म, आत्मपरक कर्म, श्रेय कर्म, इनमें से कोई नहीं। तो मलयज के अनुसार रचनात्मक कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छात्र जीवन में मलयज किस रोग से ग्रसित हुए थे? विकल्प है मधुमेह, कैंसर, क्षय रोग और हैजा। तो छात्र जीवन में मलयज क्षय रोग से ग्रसित हुए थे, ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित हुए थे। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? ये घटना है दिल्ली की, जब मलयज वहां गए थे। तो सेब बेचने वाली लड़की की उम्र कितनी थी? 7-8 वर्ष, 10-12 साल, 15-16 साल और 21-22 साल। तो सेब बेचने वाली लड़की की उम्र थी 7-8 साल। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति का नाम क्या था? विकल्प है बलभद्र मिश्रा, बलभद्र ठाकुर, बलभद्र शर्मा और बलभद्र वर्मा। सही उत्तर हो जाएगा। सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे बलभद्र ठाकुर। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलयज की आलोचना है? विकल्प है भाषा विज्ञान, रस सिद्धांत, कविता से साक्षात्कार, इनमें से कोई नहीं। तो मलयज के द्वारा लिखी हुई आलोचना है कविता से साक्षात्कार। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? बेचने के लिए, ईंधन के लिए, घर बनाने के लिए अथवा इनमें से कोई नहीं। तो पेड़ काटे जा रहे हैं ईंधन के लिए। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना मलयज की है? कौन सी रचना मलयज की है? रसातल यात्रा, हुंकार, जख्म पर धूल और सदियों का संताप। तो जख्म पर धूल यह जो रचना है वह मलयज की है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलयज ने जख्म पर धूल नामक कविता कब लिखी थी? 1970 में, 1971 में, 1972 में, 1973 में। मलयज ने जख्म पर धूल रचना लिखी थी 1971 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलयज की माँ का नाम क्या था? मलयज की माँ का नाम क्या था? प्रभावती, कलावती, हीरावती, पद्मावती। मलयज की माँ का नाम था प्रभावती। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलयज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? बनारस विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय। तो मलयज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया था। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? मलयज के अनुसार सुरक्षा कहाँ हो सकती है? घर के भीतर, अंधेरे में, पलायन में अथवा चुनौती झेलने में। तो मलयज के अनुसार सुरक्षा चुनौती को झेलने में है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? द्वंद्वात्मक, सहयोगात्मक, नकारात्मक, निषेधात्मक। सही उत्तर हो जाएगा। रचने और भोगने का रिश्ता जो होता है वो द्वंद्वात्मक होता है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मोहन राकेश, मलयज, उदय प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो हंसते हुए मेरे अकेलापन के लेखक है मलयज। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, मलयज का जन्म कब हुआ था? 1935 में, 36 में, 1944 में, 1942 में। मलयज का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? जीवन, तिरीच, रोज, घुसपैठ। ये उदय प्रकाश की कहानी है तिरीच। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? विकल्प है जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से, सागर विश्वविद्यालय सागर से और दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली से। तो उदय प्रकाश ने एमए किया था सागर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया था? विकल्प है दिनमान, इंडिया टुडे, प्रदीप और धर्मयुग। तो उदय प्रकाश ने दिनमान पत्रिका के संपादक विभाग में काम किया था। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था? विकल्प है इंडिया टुडे, ब्लिज, एमिनेंस और एमिनेंस को इनमें से कोई नहीं। तो उदय प्रकाश जी ने एमिनेंस नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? विकल्प है न्यूज स्टार, संडे मेल, इंडिया टुडे, इनमें से कोई नहीं। तो उदय प्रकाश संडे मेल नामक पत्रिका के सहायक संपादक थे। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक को किसने बताया कि तिरीच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? थानू ने, पंडित राम अवतार ने, नंदलाल ने, रामकिशोर ने। तो लेखक को उनके मित्र थानू ने बताया कि तिरीच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? विकल्प है कौवा, तोता, नीलकंठ, कबूतर। तो लेखक उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन नीलकंठ को जरूर देखना चाहिए। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक को किसने 300 के नोट दिए थे? विकल्प है राम अवतार ने, डॉक्टर पंत ने, कैसे अग्निहोत्री ने और सरदार सतनाम सिंह ने। तो लेखक को डॉक्टर पंत ने 300 के नोट दिए थे। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक के दुष्स्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन है? सांप और बिच्छू, शेर तथा तिरीच, हाथी और तिरीच और बाघ। तो लेखक के दुष्स्वप्न के 2 खतरनाक पात्र हैं हाथी और तिरीच। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? लेखक को सपने में चलने की आदत थी, रोने की आदत थी, हंसने की आदत थी अथवा बोलने और चीखने की आदत थी। तो लेखक उदय प्रकाश को सपने में चीखने और बोलने की आदत थी। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? लेखक के पिताजी जब शहर गए थे अदालत में पेशी के लिए तो ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? विकल्प है स्टेट बैंक के पास, मिनरवा टॉकीज के पास, थाने के पास और ढाबे के पास। सही उत्तर हो जाएगा, लेखक के पिताजी उतरे थे मिनरवा टॉकीज के पास। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? बंदूक, तलवार, आवाज और खांसना। शिवानी बहुत जल्द। खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र था आवाज, वो चिल्लाते थे। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? इलाज करवाने के लिए, सामान खरीदने के लिए, किसी से मिलने के लिए, अदालत में पेशी के लिए। तो लेखक उदय प्रकाश के पिताजी शहर गए थे अदालत में पेशी के लिए। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी कहानी उदय प्रकाश की नहीं है? विकल्प है वारिस, दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की और मैंगोसील। सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी कहानी नहीं है? तो वारिस नहीं है, बाकी दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की और मैंगोसील तीनों ही इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? लेखक उदय प्रकाश के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? पीलिया की, अपेंडिसाइटिस की, एनीमिया की, क्षय रोग की। सही उत्तर हो जाएगा अपेंडिसाइटिस की। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिरीच कहानी के पिताजी का नाम क्या है? तिरीच कहानी में कहानीकार के पिताजी का नाम क्या है? विकल्प है राम निहाल प्रसाद, राम स्वारथ प्रसाद, राम किशोर प्रसाद, राम बली प्रसाद। सही उत्तर हो जाएगा राम स्वारथ प्रसाद। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, कहानीकार तिरीच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? विकल्प है सानू, भानु, थानू, कृषाणु। तो लेखक उदय प्रकाश अपने मित्र थानू के साथ जंगल गए थे, किसके लिए? तो तिरीच को जलाने के लिए। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, उस तिरीच को जिसने उनके पिताजी को काटा था। अगला प्रश्न है, पंडित राम अवतार क्या थे? वे एक ज्योतिषी थे, वैद्य थे, राजनेता थे अथवा ज्योतिष और वैद्य दोनों थे? तो पंडित राम अवतार ज्योतिष भी थे और वैद्य भी थे। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिरीच कहानी के कहानीकार कौन है? तिरीच कहानी के कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश, बालकृष्ण मठ, चंद्र शर्मा गुलेरी और सच्चिदानंद हिरण्यवात्सयन अज्ञे। तो तिरीच के लेखक हैं उदय प्रकाश। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? विकल्प है पीली छतरी वाली लड़की, पॉल गोमरा का स्कूटर, टूटा हुआ पुल और अंत में प्रार्थना। पूछा गया है कौन सी नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा टूटा हुआ पुल। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जय कृष्ण मूर्ति इनमें से कौन सी रचना नहीं है? जय कृष्ण मूर्ति की रचना इनमें से कौन सी है? रोज, बातचीत, संपूर्ण क्रांति। तो जय कृष्ण मूर्ति की रचना है शिक्षा। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में। तो जय कृष्ण मूर्ति का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मां की मृत्यु के समय जय कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। तो अपनी मां की मृत्यु के समय जय कृष्ण मूर्ति की उम्र थी 10 वर्ष। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जय कृष्ण मूर्ति की कृति शिक्षा क्या है? यह एक संभाषण है, निबंध है, संस्मरण है, एकांकी है। तो शिक्षा एक संभाषण है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से ज्यादा कठिन क्या है? लेखक जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से ज्यादा कठिन क्या है? जीवन में उत्तीर्ण होना, जीवन खुशीपूर्वक बिताना, जीवन को समझाना अथवा इनमें से कोई नहीं। तो लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण करने से ज्यादा कठिन होता है जीवन को समझाना। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? रोजगार देती है, प्रसिद्धि देती है, व्यापकता देती है अथवा इनमें से कोई नहीं। तो लेखक जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें गहराई देती है, व्यापकता देती है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमें गंभीरता देती है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? स्वतंत्र वातावरण, अनुशासित वातावरण, दायित्वपूर्ण वातावरण अथवा इनमें से कोई नहीं। तो बचपन में स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है ताकि आप अच्छे से चीजों को एक्सेप्ट कर सके, सीख सके। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिंदगी का अर्थ क्या है? धन कमाना, प्रसिद्धि प्राप्त करना, सत्य की खोज करना अथवा सत्य प्राप्त करना। तो शिक्षा पाठ के अनुसार जिंदगी का सच्चा अर्थ होता है, जिंदगी का अर्थ होता है सत्य की खोज करना। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों और तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? विकल्प है उत्साह, नाराजगी, खुशी और भय। तो लेखक कहते हैं, लेखक के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों को और उसके प्रेम को भय नष्ट कर देता है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? विकास की ओर, नाश की ओर, प्रतिस्पर्धा की ओर अथवा इनमें से कोई नहीं। तो लेखक जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व विनाश की ओर अग्रसर है, नाश की ओर अग्रसर है। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? मलयज की, मोहन राकेश की, जय कृष्ण मूर्ति की, अब्दुल कलाम आजाद की। सही उत्तर हो जाएगा द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम जो रचना है वो जय कृष्ण मूर्ति की है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साम्यवादी किससे लड़ रहा है? समाजवादी से, पूंजीपति से, सत्तावादी से, इनमें से कोई नहीं। तो साम्यवादी लड़ रहा है पूंजीपति से। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? 12 मई 1895, 18 जून 1892, 23 मई 1898 और 15 अगस्त 1902 ईस्वी। तो जय कृष्ण मूर्ति का जन्म हुआ था 12 मई 1895 ईस्वी। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था?
जयंत कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति, जीवंत कृष्णमूर्ति और जनेश कृष्णमूर्ति। सही उत्तर हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लीड वेटर किन्हें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे? राधा कृष्णन को, राजेंद्र प्रसाद को, गांधी जी को, जे कृष्णमूर्ति को। तो लीड वेटर जे कृष्णमूर्ति को विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? सही उत्तर हो जाएगा जिद्दू कृष्णमूर्ति। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, किस पाठ की उक्ति है? जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, किस पाठ की उक्ति है? अर्धनारीश्वर, ओ सदानीरा, सिपाही की मां अथवा शिक्षा। तो जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, यह शिक्षा पाठ की पंक्ति है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लीड वेटर की नजर में कृष्णमूर्ति क्या थे? लीड वेटर की नजर में कृष्णमूर्ति क्या थे? राज्य शिक्षक, देश शिक्षक, विश्व शिक्षक, गांव शिक्षक। सही उत्तर हो जाएगा लीड वेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति विश्व शिक्षक थे। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? विकल्प है महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जगदीश चंद्र माथुर, जे कृष्णमूर्ति। तो शिक्षा पाठ के रचयिता हैं जे कृष्णमूर्ति। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, उड़ीसा में। जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। आज का मैराथन खत्म हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो अपनी सुविधा अनुसार वीडियो को लाइक जरूर करें। जो कोई भी नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारी एकेडमी प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए यूट्यूब पे फ्री में 3 लाइव क्लासेस अरेंज करती है। शाम में 6 से 7 अली सर उर्दू की क्लास लेते हैं, शाम में 7 से 8 मैं हिंदी की क्लास लेती हूँ और शाम में 8 से 9 आतिफ सर इंग्लिश की क्लास लेते हैं। साथ ही हमारी एकेडमी ने आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया है जो 1 अक्टूबर से चल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि कम समय में बहुत ही बारीकी से पूरे डिटेल में सिलेबस की अच्छे से पढ़ाई करें तो क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। साथ ही हमारी एकेडमी आप लोगों के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पे नए नए क्वेश्चंस डालती है हर रोज। इसीलिए प्रत्येक दिन नए नए क्वेश्चंस के अभ्यास के लिए ओके इंग्लिश एकेडमी को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पे जरूर फॉलो करें। साथ ही आज कितने प्रश्नों का आपने अभ्यास किया और उनमें से कितने प्रश्नों के उत्तर आपके सही थे वह भी जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, आज का जो लेक्चर था वो कैसा लगा, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो वो भी बता दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, जो कोई भी व्यक्ति क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आप उस नंबर पे कॉल करके अथवा मैसेज करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। शुभ रात्रि।